स्वर्गवासी माँ का जादुई लहंगा। खुशबू एक दर्जनी थी जो अपने पिता रमेश के साथ सीलमपुर गांव में रहती थी। वो लोगों के कपड़े आदि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे सीमा उसके घर आकर कहती है, खुशबू, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है, इसका सुंदर सा लहंगा सिल देना जिससे मेरी बेटी के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी की ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। अरे तू कब करेगी शादी? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और कितनों के तो बाल बच्चे हो गए हैं। अब कुछ दिन में मेरी बिटिया की भी शादी हो जाएगी। आंटी, शायद मेरी किस्मत में दूसरों का लहंगा ही सिलना लिखा हुआ है। ये बोलकर खुशबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। खुशबू बिटिया, आजकल के समय में शादी करना एक बहुत ही बड़ी महाभारत है और फिर तेरी तो किस्मत भी निराली है। बचपन में माँ चल बसी और पिता भी घर बैठा है, ऊपर से तेरा ये काला रंग और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, लहंगा टाइम से सिल देना। देखा बाबा, सीमा आंटी बातों ही बातों में मेरे पर एक ताना मार ही गई। खुशबू अपना काम करने लगती है। कुछ समय बाद सीमा खुशबू के घर आती है और कहती है, अरे ओ खुशबू, लहंगा सिल दिया क्या तूने मेरी बिटिया रानी का? इतना कहकर सीमा घर में अंदर चली आती है और देखती है कि खुशबू उसकी बेटी का लहंगा पहनकर देख रही होती है। अरे ओ कल्लो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बिटिया का शादी का लहंगा पहने? अरे तेरी औकात ही क्या है जो तू इतना महंगा लहंगा पहन सके? तू बस इन्हें ही पहना कर, ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखा कर। नहीं, मैं तो बस इसको देख रही थी कि ये सही बना है या फिर इसमें कुछ कमी रह गई है। ठीक है, इसको जल्दी से दे और इस पर अपनी बुरी नजर मत लगा। इतना सुनकर खुशबू चुप रहती है और चुपचाप लहंगा पैक कर देती है और उस रात रोते हुए चिक चिक कर कहती है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे नसीब में सारे दुख ही क्यों डाले हैं? कुछ सुख भी डालकर भेजता और ऊपर से मेरा ये पक्का रंग जिसे देखकर सब मुझे बुरा भला कहते हैं। इतना सब कुछ सुन खुशबू का पिता उठता है और कहता है, बेटी, आज के इस कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और चमड़ी की पूछ है। पिता होने के नाते रमेश बेटी के ब्याह के खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी पूरी कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक दिन बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं। खुशबू अपने हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती है। यह है मेरी बेटी खुशबू। उसका बदसूरत रूप देखकर लड़के की माँ कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं हो सकता। कहाँ मेरा बेटा दूध जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयले का खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और बातें बनाएंगे सो अलग। जय राम जी की। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे ठुकरा कर मत जाइए। वैसे तो मेरे लड़के के लिए आगे पीछे लाइनें लगी रहती है और तुम कहते हो तो ठीक है, तो फिर हमारी भी कुछ मांगे होगी। अगर हम इसको अपनी बहू बनाएंगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए हमें कैश में चाहिए, वो भी शादी से 2 दिन पहले, और 2 पहिया गाड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है। इतनी बड़ी रकम आप दोगे कहाँ से पिताजी? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ब्याह का समय भी नजदीक आता है। कल मेरी शादी का दिन है और अब तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह के दिन शाम को सभी औरतें खुशबू के घर आती है, जहां खुशबू बेहद पुरानी साड़ी में दिखाई पड़ती है। अरे अरे, ये क्या, इतनी पुरानी साड़ी कौन सी गठरी में से निकाल के पहनी है? ना कोई सिंगार ना कोई तैयारी, ब्याह के खातिर एक लहंगा ही सिल लेती। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपने अपने घर चली जाती है। खुशबू जल्दी से मशीन पर बैठती है और कुछ बचे कुचे कटे कपड़ों से एक लहंगा तैयार करती है और लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। पर अपने लहंगे को देखकर खुशबू निराश हो जाती है और कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करे, मेरे मन को, मेरी परेशानी को समझे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं अपने लहंगे के लिए कुछ कपड़े ही ले आती। एक दुल्हन की शादी बिना लहंगे के अधूरी है माँ। इतना कहकर खुशबू रोने लगती है और खुशबू के आंसू लहंगे पर गिरने लगते हैं और तभी वो आंसू की बूंदें चमचमाते हुए लहंगे में बदल जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये तो अभी तक तरह तरह के कपड़ों से सिला हुआ दिख रहा था, ये एकदम से कैसे इतने सुंदर लहंगे में बदल गया? खुशबू अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है और वो शीशे में खुद को निहारती है।
ये लहंगा तो वाकई में बहुत सुंदर है, पर यह लहंगा मेरे रंग पर अच्छा नहीं लग रहा। काश कि मेरा रूप भी बाकी लड़कियों की तरह साफ सुथरा होता तो ये लहंगा मेरे पर कितना अच्छा लगता। खुशबू के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक रोशनी निकलती है और वो खुशबू को सर से पांव तक गोरा कर देती है और खुशबू एक परी की तरह सुंदर और अद्भुत दिखती है। क्या ये मेरा ही रूप है? इतनी अद्भुत मैं कैसे दिख रही हूँ? इतना कहते ही खुशबू लहंगे को देखकर कहती है, अरे ये लहंगा तो जादुई है और इसके जादू से मेरे और भी काम बन सकते हैं। एक काम करती हूँ, इसे और कुछ मांग कर देखती हूँ। इतने में खुशबू उस लहंगे से कुछ और भी मांगती है। और मेरे जादुई लहंगे, मेरे पिताजी के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और लड़के वालों ने भी उनसे बहुत बड़ी रकम मांगी है और 2 पहिए गाड़ी मांगी है, तो तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए और 2 पहिए की गाड़ी प्रस्तुत करो। रकम और 2 पहियों की गाड़ी वहाँ प्रस्तुत हो जाती है और ये देखकर उसके पिता हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये सब कैसे हुआ बेटी? तुमने तो मेरे सर से सारा बोझ ही हल्का कर दिया। पिताजी, ये जादुई लहंगे का कमाल है। उसने ही मुझे इतना सुंदर बना दिया और उससे ही मुझे ये रकम और गाड़ी मिली है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और खुशबू के पिता लड़के वालों को रकम दे देते हैं और 2 पहिए की गाड़ी भी दे देते हैं। इतना सब कुछ देख लड़के की माँ खुश हो जाती है और खुशबू और अपनी बेटी की शादी करवा देती है और शादी होने के बाद खुशबू और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। सूरजपुर गांव में रिंकी का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। रिंकी के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। रिंकी का एक छोटा भाई था भोलू। भोलू अभी छोटा था। उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन भोलू बाहर खेल रहा था, तभी उसके पड़ोस की रहने वाली मुन्नी वहाँ आई और बोली, भोलू ये देख मेरा नया खिलौना, ये बोलने वाली गुड़िया है। ये देख, जब मैं इसके अंदर चाबी घुमाऊंगी फिर ये गाना गाएगी। अरे वाह मुन्नी, यह खिलौना तो बहुत ही अच्छा है। मुन्नी, एक बार अपनी गुड़िया मुझे भी खेलने के लिए देना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये गुड़िया तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी गुड़िया चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चल अब मैं जा रही हूँ, बाय। भोलू चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागा भागा घर आता है। का रे भोलुआ, कहाँ हवा के माफी भागा जा रहा है? कोई भूत देख लिया है का? दादी, बाबा कहाँ है? का हुआ भोला बेटा, हम यहाँ पर है। बाबा बाबा, अब मुझे भी मुन्नी के जैसा गाने वाला गुड्डा चाहिए। बाबा मुझे भी गुड्डा ला कर दो ना। सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन भोलू, आज के बाद बाहर खेलने गया तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चल के मेरे साथ काम कर। अरे काहे डांट रही हो मेरे पोते को? अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आजा मेरा बच्चा, आ, मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मैं भी परी की कहानी सुनूंगी। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन भोलू के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। रिंकी भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद करती थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया? बाबा उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई इन्हें बचाओ। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा। रिंकी की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। भोलू के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? ले, मुझे ही मारकर खा ले, इससे तो तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे ओ भोलुआ की माँ, ये बच्चों के सामने का अनाप शनाप बोली जा रही है। माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में वे ताकत नहीं रही
कि मैं कमाकर इन बच्चों का पेट पाल सकूं, पर तू तो कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती। अपनी सास की ये बातें रिंकी की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, आप इस रक्षाबंधन तो हमारे लिए राखी और मिठाई ला दोगी ना माँ। रिंकी बेटा, तुझे तो घर की हालत पता ही है बेटा, पर तू चिंता मत कर, अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम भाई बहनों का रक्षाबंधन अच्छे से मनाऊंगी। तभी उधर से भोलू भी आ जाता है। माँ, मुझे रिमोट वाले कार चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। माँ, आप हर बार ऐसे ही कहती हो, आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे आज ही रिमोट वाली कार चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे रिमोट वाली कार ला कर दो। भोलू, तू इतना बड़ा हो गया है, जाने तुझे कब अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाता है, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं? भोलू की माँ गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा करने का दुख था। इधर भोलू अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठा था। तभी रिंकी वहाँ आती है और बोलती है, भैया आओ ना, चलो ना बाहर छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना है, तू जाकर अकेले ही खेल। मुझे पता है आप मुझसे हार जाओगी, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही हो ना। भैया डर गई, डरपोक भैया। रिंकी, मैं डरा नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है भैया। भैया आपको पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधूंगी, बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ ना भैया, क्या दोगे मुझे? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं तुझे कहाँ से गिफ्ट ला कर दूंगा। रक्षाबंधन पर तो सबके भाई अपने बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, और एक मेरा भाई है जो मुझे कभी किसी भी रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिलाता। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख, मेरे पास खुद के लिए रिमोट वाले कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज तो इसके लिए माँ ने भी मुझे खूब सुनाया है। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अब जा यहाँ से। भोलू रिंकी से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी हमेशा कहती है कि जंगल में परियां रहती है और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती है। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है और मैं फिर परी से एक रिमोट वाला कार और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मांग लूंगा। भोलू ये सोचकर जंगल की तरफ निकल गया। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपने भैया के लिए एक रिमोट वाली कार मांग लूंगी, जिसे देखकर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर रिंकी भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो? परी जी, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? परी जी। भोलू परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुंच जाता है। पानी के सरसर की आवाज सुनकर भोलू झरने के पास चला जाता है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? तभी भोलू का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाता है। ओह, बचाओ मुझे कोई। रिंकी भी परी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ये आवाज तो मेरे भाई भोलू की है। भैया, कहाँ हो भैया? दीदी, बचाओ बचाओ दीदी। रिंकी जल्दी से पानी में तैरकर भोलू को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक भोलू के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भैया आंखें खोलो, भैया भैया उठो, भैया भैया आंखें खोलो। रिंकी भोलू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। रिंकी को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी आती है। रिंकी, परी जी, आप, मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। परी जी, मेरे भाई को बचा लीजिए परी जी। अभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और भोलू होश में आ जाता है। भोलू भी परी को देखकर बहुत खुश होता है। रिंकी, तुम दोनों भाई बहन ने मुझे बहुत याद किया, मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर रिंकी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाई। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो रिंकी,
ये एक जादुई राखी है। इस रक्षाबंधन तुम इस जादुई राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधना। ये कोई साधारण राखी नहीं है, बल्कि जादुई राखी है। इस राखी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। भोलू, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों अपने घर जाओ और सबसे मिलकर प्यार से रहना। जादुई राखी को लेकर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रिंकी सबसे पहले जादुई राखी से बोलती है, हे जादुई राखी, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। रिंकी के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हे जादुई राखी, ऐसा करो जिससे मेरी माँ को कभी किसी दूसरे के घर में काम ना करना पड़े। भोलू के इतना कहते ही राखी में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे रिंकी और भोलू, ये सब क्या है? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर रिंकी और भोलू अपनी माँ बाबा को परी के दिए जादुई राखी के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई राखी के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई राखी के पैसे से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो भोलू और रिंकी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वे अब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता और सभी खुशी खुशी जादुई राखी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।